नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। शीशे के घर में रहने वाला पाकिस्तान दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की चेहरा आज पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे कश्मीर को भारत से अलग करने की बेचैनी में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वही पुराना घिसा पिटा राग अलापा, जबकि कश्मीर में एक चुनी सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। दुनिया ने आज यह भी देखा कि कैसे कश्मीर दिवस के नाम पर पूरे पाकिस्तान में भारत विरोधी कार्यक्रम हुए और यह कार्यक्रम हाफिज सईद के समर्थकों ने करवाए। वहीं हाफिज सईद जिसे नजरबंद करने का ढोंग पाकिस्तान ने किया, और दुनिया ने यह भी देखा कि कश्मीर की आजादी की बात करने वाला पाकिस्तान पीओके में कितने जुल्म कर रहा है, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुए। तो सबसे पहले आइए कश्मीर पर पाकिस्तान की शैतानी हम आपको दिखाते हैं, जिसका विश्लेषण करना जरूरी है। लाहौर की सड़क पर कश्मीर की आजादी मांग रहे ये हाफिज सईद के गुर्गे हैं। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इनका आका हाफिज सईद नजरबंद है, लेकिन इन्हें आग लगाने को छुट्टा छोड़ दिया गया है। ये भौंक रहे हैं और नवाज शरीफ सरकार मजे से सुन रही है। हुक्मरान आपको पसंद नहीं करते। नजरबंद करने से ये तहरीकें नहीं रुकती। कश्मीर को लेकर आज पाकिस्तान में जमकर तमाशा हुआ। 5 फरवरी को पाकिस्तान वाले ऐसे तमाशे हर साल करते हैं। एक तमाशा तो आपने देखा जब हाफिज सईद को नजरबंद करने की नौटंकी की गई। वो नौटंकी कितनी फिक्स्ड थी, इसका अंदाजा हाफिज की इस गिदड़ भभकी से लगाइए। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। हाफिज को पहले से पता था कि वो नजरबंद होने जा रहा है, इसलिए वो आराम से मैसेज रिकॉर्ड करा गया। अपने लोगों को बता कर गया कि कश्मीर पर आग लगाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नवाज शरीफ सरकार की इसमें कितनी मिलीभगत थी, इसका सबूत आपके सामने है। नफरत से भरे ये पोस्टर लहराए जा रहे हैं। भारत के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें हो रही हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इस रैली जो आज लाहौर में हुई और शहरों में पाकिस्तान में उसको लीड करने वाली जो टीम थी, वो वही लोग थे जो जमात दावा के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कुछ लोग डिटेंशन में हैं, जो नहीं हैं वो आज हमें स्टेज पे सामने नजर आए। अमेरिका आपका दुश्मन, बरतानिया। ये तो लाहौर की बानगी है। ऐसी तकरीरें आज पाकिस्तान के कई शहरों में पढ़ी गई। इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि इन सब के पीछे शरीफ सरकार की शय थी। नहीं होती तो खुद नवाज शरीफ अपने मुल्क में भारत के खिलाफ दुर्भावना फैलाने वाला ये संदेश न देते। मैं पाकिस्तान के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट करें ताकि उनका संघर्ष और तेज हो सके। नवाज शरीफ ने भारत को भड़काने वाला संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका दूसरा संदेश देखिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि 70 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया वादा निभाएंगे। भारत कश्मीर में खून खराबा बंद करे ताकि वहां यूएन के निर्देशों पर जनमत संग्रह कराया जा सके। ऐसे बयानों पर किसका खून नहीं खौलेगा। भारत ने पाकिस्तान को औकात दिखा देने वाले अंदाज में जवाब दिया। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन इस बार संदेश चला गया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें यदि कोई छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह भी संदेश चला गया। बहनों भाइयों, यही मैं कहना चाहता हूं कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। राजनाथ सिंह क्या, किसी भी अमन पसंद मुल्क की हुकूमत ऐसी तिकड़मों पर जरूर मिलाएगी जो इस वक्त पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार कर रही है। हाफिज सईद की नजरबंदी की असलियत तो आपने देख ली, अब जरा पाकिस्तान की सेना की भी शैतानी देख ली। दर्द की तस्वीर। ये वीडियो पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने जारी किया है। ये वीडियो हम आपको ज्यादा नहीं सुना सकते क्योंकि इसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौलेगा। सच पूछिए तो ये वीडियो नहीं, एक तरह से भारत के खिलाफ खुली जंग का दस्तावेज है। तो आलम यह है कि पाकिस्तान में कश्मीर पर हर तरफ से आग उगली जा रही है।
हाफिज जैसा आतंकी आग उगल रहा है, मुल्क के मुखिया नवाज शरीफ आग उगल रहे हैं, सेना आग उगल रही है। कश्मीर पर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे की तरह राग अलापने लगते हैं। आज तक ब्यूरो। आजाद कश्मीर नहीं होगा, पाक अधिकृत कश्मीर आजाद होगा, जहां पाकिस्तानी सरकार के जुल्म अब अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। पीओके ने बगावत कर दी है। इस्लामाबाद में आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिससे शरीफ सरकार को सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि दमन का दौर ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। पाकिस्तानी हमसे हमारा कश्मीर छीन लेने का कुचक्र करता है। उनको हाफिज सईद जैसा पाकिस्तानी हुकूमत का पिट्ठू कश्मीर को अलग करने की गिदड़ भभकी देता है। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। पाकिस्तान आज कश्मीर दिवस मना रहा है। उसे कश्मीर की आजादी की तड़प है, उसे कश्मीरियों के मानवाधिकार की फिक्र है, लेकिन उस ये आग जो पाकिस्तान ने पीओके को जन्नत से जहन्नुम में तब्दील कर दिया। एक एक कर पाकिस्तान की ज्यादती के सबूत सुने। लेकिन अब गुस्से की हवा इस्लामाबाद की तरफ मुड़ चुकी है। ये हवा शरीफ के हुकूमत के होश उड़ा देने वाली है। शरीफ सरकार की शराफत इसी में है कि वो कश्मीर पर गंदे खेल खेलना बंद करे, क्योंकि आग से खेलने पर खुद। खबरदार में अब हम आपको पीओके में पाकिस्तान की ज्यादती का संपूर्ण अपडेट दिखाते हैं। पाकिस्तान यहां लूज खरसोट करने में लगा हुआ है, लोगों की स्वतंत्रता यहां छीनी जा रही है और जंगल और पानी का दोहन यहां पर हो रहा है। किस तरह से? देखिए, पीओके में पाकिस्तान के विरोध का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। अगर आप पीओके की आज़ादी के समर्थक हैं तो सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए पाकिस्तान का होगा कश्मीर वाले हनफनामे पर आपको दस्तखत करना होता है। पीओके में चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत का समर्थन करना होता है। पीओके की आज़ादी की बात करने वाला वहां चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने से पहले पाकिस्तान के प्रति निष्ठा रखने की घोषणा करनी पड़ती है। तिब्बत की तर्ज पर पीओके में भी पाकिस्तान सुन्नी मुसलमानों को बसाने में लगा हुआ है। पीओके से कश्मीरियों को लगातार बाहर करने की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा है। पीओके में फिलहाल 20% ही कश्मीरी हैं। पीओके की अदालतों में मानवाधिकार उल्लंघन के केस दर्ज ही नहीं होते। पीओके में कानून के नाम पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का शासन चलता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 15 में से 7 सदस्य गैर कश्मीरी हैं। पीओके की सिर्फ 60% आबादी शिक्षित है। पीओके में प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 53,760 रुपए है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस में लिखने पर पाबंदी है। पाकिस्तान का विरोध करने वाले कई पत्रकार रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। पीओके की वन संपत्ति का पाकिस्तान अपनी मर्जी से दोहन करता है। हर साल 5,000 एकड़ जंगल पीओके में काटे जा रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की पीओके में दमन नीति। और अब रुख अगली खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिहाज से आज सुपर संडे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती सब ने रैलियां की, वार किए, पलटवार किए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पहले फेज में बुनियादी मुद्दों पर ही राजनीति होती रही। ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं। इन्होंने देश को धोखा दिया है। अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, लोगों की जान चली गई। गलत काम जो करता है उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। तो क्या यूपी का चुनाव इस बार गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, विकास और भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जाएगा? पहली खेप में मुकाबला तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होता दिख रहा है। मोदी आज अलीगढ़ में थे तो बात विकास की हो रही थी। विकास की मेरी सीधी सीधी परिभाषा है, हम जब विकास की बात करते हैं
तो 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की इमारत बनाना चाहते हैं। जब मैं विकास की बात करता हूं, वी का मेरा मतलब है विद्युत, बिजली। का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था, और स का मेरा मतलब है सड़क। विकास यानी विद्युत, कानून व्यवस्था, सड़क। ये यूपी के लिहाज से अच्छी बात है। मुद्दों में न मंदिर है, न मुजफ्फरनगर, न योगी है, न कटियार। पीएम मोदी को भी अलीगढ़ के ताले की याद आ रही है। पहले अलीगढ़ के ताले सारे हिंदुस्तान में बिकते थे कि नहीं बिकते थे? अलीगढ़ का ताला एक नाम हो गया था कि नहीं हो गया था? लेकिन पिछले सालों उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें चली कि अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ के ही काम आया। यहां के छोटे छोटे कारखाने सैकड़ों की तादाद में उसको अलीगढ़ का ही ताला लग गया। सैकड़ों कारखाने बंद हो गए। और बंद क्यों हुए? ये कि लखनऊ में बैठी हुई सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी, बिजली नहीं दे पा गया कि नहीं गया? मोदी को आज 2.5 साल की अपनी सरकार की कामयाबियां गिनानी पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं यूपी में बीजेपी का मतलब मोदी है। तो अपराध के वो आंकड़े भी गिनाने पड़े जिन पर अखिलेश सरकार की घेराबंदी बनती है। देश सामान्य मानव की सुरक्षा के मुद्दे गंभीर प्रकार के 3 गुना, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था मायावती के जमाने में। पूरे देश में सबसे ज्यादा 3 प्रकार के गंभीर गुना, सबसे पहला नंबर गुनाहगारी में उत्तर प्रदेश का था। फिर ये नौजवान आए, उनको लगा मैं पीछे क्यों रह जाऊं। मायावती का 3 था, इन्होंने 5 कर दिया। 5 जो प्रमुख गुना माने जाते हैं, इन 5 प्रमुख गुना के अंदर आज उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। यूपी चुनाव में जुमलेबाजी भी जोरों पर है। मोदी के एक जुमले का जवाब आज अखिलेश और राहुल गांधी की तरफ से भी आया। भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि 2 लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी, कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। मैं भी उनका जवाब दे देता हूं कि इस एससीएम का मतलब क्या है। एस का मतलब सेवा, सर्विस, गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मोदी जी इन बातों को नहीं समझते हैं। चुनावी तकाजे का सवाल है तो राहुल गांधी जैसे अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी कवियों की कल्पना अद्भुत लगने लगी है। हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह जी की लाइनों से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं।
मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं, मैं वह आईना हूं जिसमें आप हैं। राहुल और अखिलेश का साझा रोड शो भी जारी है। अमित शाह, राजनाथ भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात यही है, मुद्दों की बात हो रही है। कानपुर में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश राज में कानून व्यवस्था पर जमकर चोट की। 5 सालों में जुर्म की फहरिस्त गिना दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजाना 7,650 वारदात होती हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 मां बहन बेटियों का रेप होता है। यूपी में रोजाना 21 बेटियों से रेप की कोशिश होती है। उत्तर प्रदेश में रोजाना 13 हत्याएं होती हैं। रोजाना उत्तर प्रदेश में 33 अपहरण होते हैं। 136 चोरी की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हर रोज होती हैं। ये आंकड़े अखिलेश के लिए सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी के सवाल उठाने को भी वाजिब माना जा रहा है और बीजेपी का सवाल उठाना भी बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब अच्छे और साफ सुथरे लोगों को टिकट देने का मौका आता है तो बीजेपी का पैमाना भी क्यों बदल जाता है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में खड़े 839 उम्मीदवारों में से 143 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं और सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार बीएसपी के हैं। बीएसपी उम्मीदवारों में से 36% पर गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। बीजेपी के 30% उम्मीदवारों पर अपराध के केस दर्ज हैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के 26% कैंडिडेट्स पर गंभीर मामलों में अपराध दर्ज हैं। 15 उम्मीदवारों पर मर्डर, 42 पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। 26 विधानसभा क्षेत्रों को रेड अलर्ट की श्रेणी में भी रखा गया है और बीजेपी इससे बिल्कुल अछूती नहीं है। बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियां भी दागियों को टिकट इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के दे चुकी हैं। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के 2 महीने के अंदर उनके साथ साए की तरह रहने वाली शशिकला नटराजन का नए अवतार में जन्म हो गया है। एआईएडीएमके ने शशिकला को पहले ही बतौर महासचिव चुन लिया था। आज वो विधायक दल की नेता भी चुन ली गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब मुख्यमंत्री बनने का शशिकला का रास्ता साफ हो गया है। पन्नीरसेल्वम इस्तीफा दे चुके हैं तो शशिकला हो सकती हैं अगली मुख्यमंत्री। अम्मा के अंदाज में दिख रही चिन्नम्मा अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री होंगी। जयललिता के साथ सालों तक साए की तरह दिखने वाली पार्टी महासचिव शशिकला नटराजन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वो लोगों के सामने जयललिता के अंदाज में ही दिखी। कार की अगली सीट पर जयललिता की तरह ही पार्टी मुख्यालय में उनकी एंट्री हुई। विधायकों के सामने वो उस कुर्सी पर आसीन थी जहां कभी जयललिता होती थी। विधायक दल का नेता चुनने के बाद कार्यकर्ताओं के सामने उनका ये अंदाज भी जाना पहचाना था। रविवार को चेन्नई में पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग हुई जिसमें सभी ने विधायक दल की नेता के तौर पर शशिकला के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बैठक में मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे विधायक दल ने सर्वसम्मति से मान लिया और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की ताजपोशी की तुलना सेना के तख्तापलट से की है। I think this is a well-planned event. There have been a lot of discussions even in the past, in the recent past, that things like this could happen very soon and very quickly. That too very quickly. I think now they are just about to do what they had in mind, like planned. बहरहाल इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब शशिकला नटराजन पार्टी का भविष्य है। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। माना जा रहा है कि शशिकला 8 या 9 फरवरी को शपथ ले सकती है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। खबरदार में बस कुछ ही पलों में जब हम लौटेंगे तो पूरा विश्लेषण ट्रंप करेंगे बगदादी का खात्मा और वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर। कैसे बताएंगे हम आपको, देखते रहिए। दुनिया का सबसे क्रूर आतंकवादी है अबू बकर अल बगदादी।
ऐसा आतंकवादी जिसके आतंक ने पूरी दुनिया को दहलाया है, लेकिन उसी बगदादी की मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बगदादी की मौत के परवाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 30 दिन के अंदर वो बगदादी और उसकी सल्तनत को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी है, इसका आदेश दे दिया है। दिन में खत्म होगा आतंक का आका। दुनिया के सबसे बड़े जल्लाद का काउंटडाउन शुरू। खत्म होगा दुनिया को खून खून करने वाला दरिंदा। मौत का सौदागर बेमौत मारा जाएगा। बगदादी को मारने के लिए ट्रंप का फुल प्रूफ प्लान। आईएसआईएस के खलीफा अबू बकर अल बगदादी की जिंदगी खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले बगदादी को खत्म कर देने का फुल प्रूफ प्लान अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। ट्रंप ने बगदादी को खत्म करने के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम को आदेश दिया है। इस लिखित आदेश में साफ साफ लिखा है, "30 दिन के भीतर आईएसआईएस को खत्म करो।" इतना ही नहीं, अमेरिका के प्रेस सेक्रेटरी ने साफ लफ्जों में बताया, आईएसआईएस को हराने और खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति का एजेंडा साफ है। हम इस एजेंडे पर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वॉक द टॉक किया है। जो कुछ उन्होंने अपने प्रचार अभियान में कहा, अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा, वो उस पर 100% एक्शन ले रहे हैं। चाहे लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा, वो कर रहे हैं। वो अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में बहुत, मैं समझता हूँ, सचेत है और वो कोई ऐसा बात नहीं करेंगे जो वो कर नहीं सकते। अमेरिका की सैन्य शक्ति पर्याप्त है बगदादी को निकाल लेने के लिए। मुझे कोई, जहाँ तक कैपेबिलिटी का सवाल है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये किया जा सकता है। मतलब साफ है कि बगदादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो बगदादी को मारेगा और उसके गढ़ में घुसकर मारेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद आतंक के आका की हवा टाइट है। वो बगदादी जो खुद को बेहद ताकतवर समझता है, कमजोरों को कैमरे के आगे मारकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। वो अपने बिल में छिप कर बैठा रहता है, लेकिन अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। पहले ही सीरिया और इराक में उसकी सल्तनत कमजोर हो चुकी है और अब जब से अमेरिका ने बगदादी को मार डालने का ऐलान किया है, बगदादी की धुकधुकी बढ़ गई है। देखिए, बगदादी घेर गया है क्योंकि जो इराकी सेना ने वहां हमला माउंट किया है, उस पर काफ़ी उनको उसे भागना पड़ा है। तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रंप को इसका फ़ायदा नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो ओबामा के ज़माने से चल रहा है। लेकिन बगदादी सिर्फ एक निशाना है। जिस तरह से कट्टरवाद से, धार्मिक कट्टरवाद से वो संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका, वो फैलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में सबसे ऊपर है बगदादी और उसका संगठन आईएसआईएस। दुनिया भले ही बगदादी और आईएसआईएस से कांपती हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नजर में वो सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत रखता है। अब बगदादी को मसलने और मौत के घाट उतारने की कसम ट्रंप ने खा ली है। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले ही इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बगदादी और आईएसआईएस के बारे में क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। हमारा दुश्मन घात लगाए बैठा है, वो भी बिना फौजी यूनिफॉर्म के। ये ज्यादा मुश्किल हालात है, क्योंकि जिन लोगों से हमारी लड़ाई है
वो सीधे हमला नहीं करता, वो डरपोक है जो लोगों को शॉपिंग मॉल में उड़ा देते हैं, चर्च में उड़ा देते हैं। ये बुरे लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस वक्त उन लोगों से लड़ रहे हैं जो बीमार पागल हैं। हम उनके खिलाफ हैं और ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति के अंदाज से साफ है कि वो आईएस को खतरनाक तो मानते हैं, लेकिन सही रणनीति बनाकर आईएसआईएस को जड़ से साफ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बगदादी को उसी के जुबान में चेतावनी जारी कर दी है। वो ऐलान कर चुके हैं कि वो बगदादी और उसके गुर्गों पर बम बरसाकर उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी अब टाइम आ गया है एक्शन का। बस शुरू हो गई है बगदादी के मौत की उल्टी गिनती। 30 दिन बाद बगदादी होगा खत्म। आज तक ब्यूरो। बगदादी के आतंक का शिकार पूरी दुनिया है, मगर अब इस आतंक का खात्मा करने की ठानी है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। बगदादी को मारने का प्लान ट्रंप ने इसलिए भी बनाया क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब ट्रंप के सामने बगदादी है जिसे ओसामा की मौत मारेंगे ट्रंप। 2 मई 2011 ये वो तारीख थी जब अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने आतंक के सबसे बड़े चेहरे को खत्म किया था। वो ओसामा बिन लादेन जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, जिसके आतंकियों ने दुनिया भर में कत्लेआम मचा रखा था। अल-कायदा के उस क्रूर आतंकवादी को अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में गोलियों से भून दिया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की जमीन में घुसकर अल-कायदा के मुखिया के चिथड़े उड़ा देने का प्लान अमेरिका ने किया है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हुआ। ओसामा मारा गया और ओसामा को मारने की घोषणा तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को खत्म करने वाले ओबामा के रास्ते पर अब नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ओबामा के सामने ओसामा था, ट्रंप के सामने बगदादी है। ओसामा को अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने महज 40 मिनट में ढेर किया था, जबकि 30 दिन के भीतर 30 मिनट में बगदादी को मारने का फुल प्रूफ प्लान है। यूं तो बगदादी के मौत की खबर कई बार आई, कभी ड्रोन हमले में मारे जाने की खबर तो कभी बीमारी से मौत की खबर, लेकिन हर बार बगदादी के मौत की खबर झूठी निकली। मानो बगदादी इंसान न होकर रक्तबीज नाम का राक्षस हो गया, जिसे जितनी बार मारोगे उसकी बूंदों से उतने रक्तबीज बन जाएंगे। बगदादी भी दुनिया को कुछ ऐसे ही नजर आया है। हाल ही में खबर आई थी कि इराक में उसके गढ़ में बगदादी को इराकी सेना ने घेर लिया है और चंद घंटे में ही बगदादी की मौत निश्चित है। मगर मौत को मात देने में माहिर बगदादी फिर बच निकला। लेकिन जो काम इराकी सैनिक नहीं कर सके वो काम अब ट्रंप करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बगदादी को मारने के एक सूत्रीय काम में लग गए हैं। आपको बता दें कि आईएसआईएस के खिलाफ ट्रंप लगातार बोलते रहे हैं। जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब अपने प्रचार के दौरान कई मंचों से ट्रंप ने आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। राष्ट्रपति बनने के पहले ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि उनके पास बगदादी को खत्म करने का प्लान तैयार है। If I become president, the era of nation building will be brought to a very swift and decisive end. We will defeat radical Islamic terrorism, just as we have defeated every threat we've faced
at every age and before. अब इस प्लान को हकीकत की जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। जिस तरह से बराक ओबामा ने अलकायदा के सरगना का काम तमाम करके वाहवाही लूटी थी, वैसी ही वाहवाही डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं और इसीलिए बगदादी के मौत के परवाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस बार नहीं बचेगा बगदादी। आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। एक साइको किलर ने 5 साल पहले अपने माता पिता की हत्या कर दी और फिर उन्हें अपने घर के ही गार्डन में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 3 राज्यों की पुलिस के सामने जब जमीन खोदी गई तो हड्डी की शक्ल में उस साइको किलर का गुनाह सामने आ गया। – 2011 में मां बाप का कत्ल, 2016 में गर्लफ्रेंड की हत्या, मां बाप को बगीचे में किया दफन, 14 बोरी सीमेंट में गर्लफ्रेंड का चबूतरा। कुदाल की हर चोट कत्ल के दफन राज को खोलती गई। 3 सूबे की पुलिस रायपुर के उस गार्डन में टकटकी लगाई खड़ी थी जहां कातिल ने अपने मां बाप को मारकर गाड़ने का गुनाह कबूला था। पर लाश की बरामदगी तक कत्ल साबित नहीं होता तो पुलिस भोपाल में गर्लफ्रेंड की हत्या में गिरफ्तार उद्यन को लेकर रायपुर पहुंची। उसकी निशानदेही पर जमीन के एक टुकड़े को खोद डाला गया। फिलहाल मैं उसी गड्ढे के भीतर हूं जहां से तमाम कंकाल निकाला गया है। पुलिस ने इस कंकाल को जो है फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट के लिए जो है अपने सुपुर्द ले लिया है। जमीन के अंदर से इंसानों की हड्डी बरामद की गई, यानी पहली नजर में उसकी बात सच साबित हुई। भोपाल पुलिस के सामने उसके माँ बाप का कत्ल कर उसे अपने पुश्तैनी घर में दफन करने का गुनाह कबूल किया था। 8 फीट गहराई तक खुदाई करने पर हड्डी का पहला टुकड़ा मिला और फिर एक के बाद एक इंसानी हड्डी मिलती गई। पुलिस दंग थी। अब पुलिस बरामद की गई हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराएगी ताकि ये साबित हो सके बरामद अवशेष आरोपी के मां बाप के ही हैं। भोपाल पुलिस के सामने आरोपी उद्यन ने साल 2011 में अपनी बुजुर्ग मां इंद्राणी दास और पिता वीके दास की गला दबाकर हत्या करने का खुलासा किया था। हत्या करने के बाद दोनों की लाश को घर के बगीचे में दफना दी। हत्या का कारण उसने अपनी जिंदगी में माता पिता का बढ़ता दखल बताया। ये इतना शातिर है कि माँ बाप के कत्ल के बाद भी इसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। सबसे पहले उसने रायपुर की पॉश कॉलोनी सुंदर नगर का मकान अपने नाम करवाकर मात्र 31 लाख रुपए में बेचकर वहां से हमेशा के लिए चला गया। पूरे 5 साल बाद उद्यन की निशानदेही पर अवशेष निकाले गए हैं। ये गुनाह कभी सामने नहीं आता अगर इस कातिल ने तीसरा कत्ल ना किया होता। अपनों को ही शिकार बनाने वाले उद्यन ने गुस्से में इस बार अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और फिर भोपाल के अपने घर में एक चबूतरे में उसे दफन कर गया। लेकिन आकांक्षा के माँ बाप बेटी से ना बात कर पाने पर परेशान थे। बेटी मोबाइल से एसएमएस का जवाब तो देती थी लेकिन बात नहीं करती थी। बस यही बात माँ बाप को परेशान कर रही थी। वो पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस उद्यन के पास। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। विश्वास नहीं होता लेकिन ये सच है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।